हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 26 मार्च 2024। जैसा कि आप सब जानते हैं कल होली थी, तो सबसे पहले हैप्पी होली। होली की पर्व की वजह से काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने अपना न्यूज़पेपर जो है पब्लिश नहीं किया है। तो जो भी न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, हम उनको ही आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारा पेंडिंग है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे हम डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर्स प्लस अदर वेरियस न्यूज़पेपर्स प्लस गवर्नमेंट वेबसाइट्स प्लस वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव्स, हम यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं, जिससे आपका डेली बेसिस पे जो भी करंट अफेयर है वो रेडी होता जाए विथ स्टैटिक पोर्शन। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आर्टिकल, जो कि है यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट से संबंधित। अभी हाल ही में यूएन ने इस रिपोर्ट को 2024 में पब्लिश किया है, जो कि फोकस किस पे करती है, वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, यानी कि वाटर बहुत ज़रूरी है प्रॉस्पेरिटी और पीस के लिए। अब कैसे ज़रूरी है, क्या फाइंडिंग्स हैं, इस आर्टिकल में हम अच्छे से जानेंगे। बट इतना समझ लीजिए कि प्रॉस्पेरिटी और पीस के लिए वाटर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस रिपोर्ट ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है, ठीक है, रिकॉग्नाइज़ किया है कि वाटर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। लेकिन जो हम बात करते हैं ना कि अगली वॉर जो होगी वो वाटर को लेके होगी, क्योंकि वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी कम जा रहा है और जगह जगह हमें वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आप बेंगलुरु में देख रहे होंगे। तो इस रिपोर्ट ने इस चीज़ पे हाईलाइट नहीं डाला है, यानी कि लोगों का कहना हो सकता है गलत हो, क्योंकि अभी इस रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी एविडेंस नहीं है कि अगली वॉर जो भी होगी वो पानी के लिए होगी। ठीक है, अब आगे बढ़े इससे पहले एक बार हम लिंकेज जान लेते हैं कि वाटर का पीस और प्रॉस्पेरिटी के साथ क्या लिंक है। देखो, वाटर की अगर स्कैरसिटी हो जाए, वाटर अगर कम हो तो क्या होगा, लोकल्स में डिस्प्यूट पैदा होगा। जैसे आप साहिल रीजन में देख रहे हैं, साहिल रीजन यानी कि अफ्रीका का, यहाँ पे मैप में जो आपको ऑरेंज पोर्शन में दिख रहा है ना, इसी को हम साहिल रीजन कहते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं क्या है, सहारा डेजर्ट है। तो यहाँ पे पानी की कमी ज़्यादा हो रखी है, तो एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं अमंग दी लोकल कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड में हो सकता है, या फिर वहाँ हो सकता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी है। प्लस माइग्रेशन, जैसे जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है तो लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे ऐसे रीजन में जहाँ पे पानी की सुविधा ज़्यादा है। अब इससे क्या होगा, जो ये लोग माइग्रेट करेंगे ना, और जहाँ माइग्रेट कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रेजेंट होंगे। तो इससे क्या होगा, एरिया जो है कम पड़ने लगेगा, तो टेंशन्स क्रिएट होंगी इन सेटलमेंट एरियाज से। ठीक है, प्लस जो फूड की इनसिक्योरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं वाटर एंड प्रॉस्पेरिटी की। देखो, वैसे तो आप सबको पता है कि इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी के लिए वाटर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बात करें लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की, तो करीब 70 से 80% जो जॉब हैं इन कंट्रीज़ में वो वाटर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल देख लो, एग्रीकल्चर ले लो, ठीक है, फिशिंग ले लो, है ना, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। या आप इंडस्ट्रीज़ की भी बात कर लो, इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में
करीब करीब जो भी जॉब्स होती हैं वो एग्रीकल्चर और फिशिंग पे डिपेंडेंट होती हैं। तो 70 से 80% जो जॉब है वो इन एरियाज़ में वो वाटर डिपेंडेंट होती हैं। प्लस वाटर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इंक्लूसिविटी के लिए। कैसे? जैसे आपने पहले काफ़ी सुना होगा कि जो औरतें थीं, ठीक है, या फिर छोटी छोटी लड़कियां थीं, वो पढ़ नहीं पाती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी। क्यों? उनका काम क्या था? दूर किसी रिवर के पास जाना और खूब सारे मटकों में पानी लेके आना, ठीक है। अब इसी एक्टिविटी में उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट हो जाता था। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर वाटर स्कैर्सिटी हुई तो सबसे ज़्यादा जो विक्टिमाइज होंगी वो गर्ल्स और विमेन होंगी। उनका एजुकेशन और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन प्लस सेफ्टी तीनों ही हैम्पर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स की। करंट स्टेटस क्या है वाटर रिसोर्सेज का? एग्रीकल्चर अकाउंट करता है 70% ऑफ फ्रेश वाटर विड्रॉल्स। लेक चैड कहाँ पे है? आपकी अफ्रीका में है। इसका साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है बाय 90% ओवर 60 ईयर्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। और ये लेक चैड कहाँ है, इसकी लोकेशन भी एक बारी देख लेना। कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, ओवर शेड सरफेस वाटर, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम गेन कर रहा है। और जैसे कि आप रिवर्स ले लो, है ना, या फिर पॉन्ड्स ले लो, लेक्स ले लो, तो लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो अभी भी लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। प्लस और क्या कहती है ये रिपोर्ट कि वाटर को बचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि SDG गोल नंबर 6 में ये लिखा था, ठीक है। तो SDG 6 जो है ये अटेन करना काफ़ी चैलेंजिंग है। रीज़न क्या है इसके? जो 50% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि सीवियर वाटर स्कैर्सिटी फेस कर रही है फॉर एटलीस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे साल को नहीं, लेकिन साल के हो सकते हैं 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट की, जहाँ पे वाटर रिलेटेड रिस्क हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, तो वो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्लस नॉर्थ चाइना। अब हम बात कर लेते हैं वाटर प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स, यानी कि हमने अभी लिंकेज देखा वाटर का और प्रॉस्पेरिटी का, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि अगर वाटर अवेलेबल ना हो, अभी हमने जो देखा, तो प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है। लेकिन एक ऐसा पैराडॉक्स है, जैसे डेवलप्ड वाटर रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम प्रमोट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ग्रोथ होगी और प्रॉस्पेरिटी होगी। लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए क्या चाहिए? आपको पैसे चाहिए। तो ये कौन अफोर्ड कर सकती हैं? सिर्फ रिचेस्ट कंट्रीज़ अफोर्ड कर सकती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा वाटर प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स हो गया, यानी कि जो ऑलरेडी प्रॉस्पर कंट्रीज़ हैं वो ही वाटर को बचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती हैं, ठीक है। अब इस रिपोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस दी हैं, एक बारी उस पर नज़र डाल लेते हैं। सस्टेनेबल मैनेजमेंट वाटर रिसोर्सेज का ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट से हो सकता है, यानी कि कोई रिवर्स ऐसी हैं या लेक्स ऐसी हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री शेयर करती हैं, तो आपस में उनका एक ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, जिससे उस वाटर बॉडी का या उस वाटर रिसोर्स का एक सस्टेनेबल यूज़ हो सके। दूसरा क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दो। देखो, अगर हमें इंश्योर करना है यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, तो उसके लिए
एनुअल इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें अराउंड $114 बिलियन का अंटिल 2030 का। प्लस वाटर और प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में इनको डीकपल करो, यानी कि आप इंडस्ट्रीज़ में जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेश वाटर ना उठा के आप क्या करो, जो ऑलरेडी आप पानी का यूज़ कर रहे हो और जो आउट मतलब जो वेस्ट वाटर है आपका, आउटपुट वाला वाटर, उसको रिसाइकिल करो और रीयूज़ करो। एग्जाम्पल देख लो, टाटा केमिकल्स ने ग्राउंड वाटर का यूज़ काफ़ी कम कर दिया है, 99.4% से कम कर दिया है, क्योंकि वो अब उसको रिसाइकिल कर रहे हैं जो ऑलरेडी पानी है उनके पास, और रीयूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कि हमारा जो कोल इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है। पहले हम डिटेल में जाएं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इंडिया में कोल रिजर्व्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इंडिया कौन से रैंक पे आता है। यानी कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट कोल का रिज़र्व रखता है, लेकिन कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है कोल का। गोंडवाना कोल, अलग अलग जैसे टाइप के कोल्स आते हैं ना, तो इंडिया में जो गोंडवाना कोल है वो काफ़ी अच्छा कोल है। तो उसमें मॉइस्चर और फॉस्फोरस एंड सल्फ़र की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी मॉइस्चर की क्वांटिटी नहीं है, प्लस फॉस्फोरस और सल्फ़र जो है वो 98% होता है इस वाले गोंडवाना कोल में। और जो पूरे इंडिया का कोल प्रोडक्शन होता है उसमें से 99% ऑफ कोल प्रोडक्शन जो है गोंडवाना कोल प्रोड्यूस करता है। इसकी जो मेटलर्जिकल ग्रेड है वो काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी की होती है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दामोदर रिवर, ये रिवर्स के नाम बोल रही हूँ, और ये यहाँ पे स्टेट और एरियाज़, दामोदर यानी कि झारखंड और वेस्ट बंगाल, महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, सन या सोन रिवर मध्य प्रदेश और झारखंड, गोदावरी और वर्धा महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, इंद्रावती द नर्मदा रीजन। और भी कोल फील्ड्स हैं जैसे टर्शरी कोल फील्ड्स। इधर पे क्या है ना, कार्बन का जो कंटेंट है वो काफ़ी लो है और इसमें मॉइस्चर और सल्फ़र काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, यानी कि असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अब हम ट्रेंड की बात कर लेते हैं कोल मार्केट में। जब हम बात कर रहे थे ना कि कोल का इंपोर्ट जो है काफ़ी कम हो गया है, तो कितना कम हुआ है? 21% हो गया है ड्यूरिंग अप्रैल 2023 टू जनवरी 2024, यानी कि पिछली साल अप्रैल से जनवरी के बीच ये था 22.48। देखो जो शिफ्ट है ना, अब इंपोर्ट की बजाय डोमेस्टिक कोल की तरफ होने लग गया है, यानी कि हम खुद से उसको प्रोड्यूस करेंगे। प्लस और क्या डिक्लाइन किया है? देखो कोल के लिए ना हम एक ब्लेंडिंग कोल भी इस्तेमाल करते थे, तो ईच जो ब्लेंडिंग कोल है इसको भी हम इंपोर्ट करते थे, तो इसका भी रिडक्शन हुआ है बाय थर्मल पावर प्लांट्स। लेकिन एक पैराडॉक्स है। क्या पैराडॉक्स है? कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, यानी कि ये जो इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, इसमें कोल का इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया है और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। हमारा जो इंपोर्ट हम करते थे ना कोल का, उसका भी प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया में जो कोल का प्राइस है वो 54% से 38% तक गिर गया है, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और आपको जैसे पता है, इंपोर्ट अगर हम ज़्यादा कराते हैं तो हमारे फॉरेक्स जो है कम होते हैं, तो इसकी वजह से हमारे फॉरेक्स में फ़ायदा हुआ है।
ऑक्शनल प्रीमियम जो है वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। और हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा कोल ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लस नेशनल कोल इंडेक्स जो है वो भी रिड्यूस हुआ है। अब रीजंस क्या क्या हैं कोल के इंपोर्ट का डिक्रीज़ होने में? देखो, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद से ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ऐसे ही इंडिया ने किया है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस करी है 10% से भी ज़्यादा। ट्रांसपेरेंट ऑक्शन मैकेनिज़्म, पहले क्या होता था ना, कोल की जो ऑक्शनिंग थी वो सही से नहीं होती थी, इसकी वजह से बहुत सारे लीकेजेस होते थे, ठीक है। और जो कोल है वो मनचाहे रेट पे और बीच में से गायब कर दिया जाता था। लेकिन अब जो ऑक्शन मैकेनिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगते हैं, इसकी वजह से जो लीकेजेस हैं वो कम हो चुके हैं। अब देखो, जो कैप्टिव ऑफ कमर्शियल सोर्सेज हैं जहाँ से प्रोडक्शन होता है, कैप्टिव यानी कि ऐसा प्रोडक्शन एरिया जो कंपनीज करती हैं वो अपने यूज़ के लिए करती है, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए जो भी कोल को प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैप्टिव प्रोडक्शन। कमर्शियल यानी कि बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए। तो कैप्टिव प्रोडक्शन प्लस कमर्शियल प्रोडक्शन दोनों ही बड़ा है, तो इसके कारण जो है हमारा इंपोर्ट काफ़ी कम हो गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, प्रीलिम्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट आते हैं। तो जो भी इम्पॉर्टेंट लगा मुझे कि हाँ स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ट्रेंड का पता होना इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है। आपको देखो एकदम नंबर्स पे नहीं जाना है क्योंकि प्रीलिम्स में नंबर्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट एक अंदाज़ा होना चाहिए कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है, किस एरिया में कम हुआ है। कैप्टिव, अब ऐसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा कि कैप्टिव में बड़ा है और कमर्शियल में कम हुआ है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना कि कैप्टिव भी बड़ा है और कमर्शियल भी बड़ा है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से संबंधित, जो कि नाम है उसका पुष्पक। इसरो ने हाल फिलहाल एक काफ़ी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है। जो पुष्पक है एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इसका लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। कहाँ पे किया है? एट एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। अब इसके थोड़ा सा फंक्शनिंग भी देख लेंगे और इसके बारे में थोड़ा और भी जानेंगे कि ये पुष्पक है क्या, प्लस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। देखो, ये जो लैंडिंग थी या इसकी जो भी लैंडिंग हम करवाएंगे, ये एक हाई स्पीड लैंडिंग कंडीशन में रहेगा जो कि आरएलवी यूज़ करेगा वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्पेस, ठीक है। एडवांस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, ये इसरो का सेकेंड सीरीज़ था, यानी कि पहले 2016 में इसरो ने कंडक्ट कर लिया था एक बारी एक्सपेरिमेंट। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे जो आरएलवी है वो ऑटोनोमस लैंडिंग कैपेबिलिटी इंश्योर करता है और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैन्यूवर्स को देखते हुए लैंड करता है। इसरो का जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी है, ये इसरो पार्ट है किसका? ऑनगोइंग एफर्ट्स टू डेवलप इसेंशियल टेक्नोलॉजीज फॉर फुली आरएलवी, जो कि इनेबल करता है लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस। पहले जैसे मैंने बताया 2016 में भी इसरो ने आरएलवी मिशन को लॉन्च किया था। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इन्वॉल्व करता है विंग्ड स्पेसक्राफ्ट, यानी कि यहाँ देखो इमेज में जैसे हम नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, विंग्स होते हैं। सेम ऐसे ही स्पेसक्राफ्ट बनाया गया है आरएलवी के लिए, जिसमें एक कन्वेंशनल सॉलिड बूस्टर है
HS-9 इंजन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पुष्पक के बारे में और जान लेते हैं। ये सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल है, यानी कि यहाँ पे देखो ये एक पूरा एयरक्राफ्ट है। जब ये पूरा स्पेस में जाएगा, इसको लॉन्च किया जाएगा, तो कई बार पहले ऐसे होता है कि कुछ हिस्सा स्पेस में जाने के बाद जो एयरक्राफ्ट्स हैं या RLVs हैं उनको गिराना पड़ता है, फिर ऑर्बिट में जाते हैं, ठीक है, फिर दूसरा हिस्सा गिराना पड़ता है। जब तक वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते हैं उनको थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा जो है गिराना पड़ता है। इसके कारण क्या होता है, वो रीयूज़ नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट है, यानी कि यहाँ पे उसका कोई भी हिस्सा गिरेगा नहीं, वो डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा। तो इससे क्या होगा कि हम इस व्हीकल को दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं थोड़े मेंटेनेंस के बाद। यहाँ देखो, इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यानी कि जो मैंने आपको बताया, इसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी कॉस्ट है काफ़ी कम रहेगी। अब इसका मेन आइडिया क्या था? यही आइडिया था कि जैसे नॉर्मल रॉकेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, ठीक है, हम बार बार उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, और जो भी स्पेस फ्लाइट्स हैं उनको रीफ्यूल और रीयूज़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। अब इसरो ने क्या किया है, इसरो ने इसमें हीट शील्ड्स, ग्रिड फिन्स और भी सारे फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस लगाए हैं इसमें, ठीक है। जो RLV है इसमें 2 स्टेज का फ्यूल सिस्टम रहेगा, यानी कि अगर मान लो ऐसे फ्यूल है तो सबसे पहले ये फ्यूल यूज़ होगा, फिर एयरक्राफ्ट जब ये ख़त्म हो जाएगा ये वाला फ्यूल यूज़ कराएंगे। तो ये था हमारे पुष्पक RLV से रिलेटेड आर्टिकल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था ये। नेक्स्ट आर्टिकल है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। SCO ने एक स्टार्टअप फोरम खोला था। इसका ये 4th सेशन था जो कि 19 मार्च 2024 में न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। अब इस फोरम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जितनी भी आपके SCO मेंबर कंट्रीज़ हैं ना, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्टअप इकोसिस्टम को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में, इन मेंबर कंट्रीज़ में जो भी लोकल स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये इसको स्ट्रेंथन करेगा। ऑब्जेक्टिव भी यही है कि इन कंट्रीज़ में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इनकरेज करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्लस इनोवेशन, तो ये आपस में उसको शेयर करेंगी और ये कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टर्स को कोलैबोरेट करवाएंगी फॉर स्टार्टअप्स एंड प्रोवाइड करेंगी जो भी सपोर्ट होगा प्लस मार्केट एक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा बहाई माइनॉरिटी से संबंधित। बहाई माइनॉरिटी जो है आपकी ईरान में पाई जाती है। इनके साथ ईरानियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अत्याचार करती हैं। पहले से ही इनका परसिक्यूशन हो रहा है काफ़ी टाइम से, और अब तो इतनी नौबत आ गई है जो भी डेड बहाई माइनॉरिटी से लोग होते हैं उनकी ग्रेव्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। थोड़ा सा हम बहाई माइनॉरिटीज़ के बारे में समझ लेते हैं। ये जो बहाई माइनॉरिटी के लोग हैं ये मोनोथीस्टिक रिलीजन, मतलब जो इनका जो रिलीजन है ना वो काफ़ी यंग है, यानी कि अर्ली 19th सेंचुरी में इस रिलीजन को फाउंड किया गया था ईरान में। इनका जो स्पिरिचुअल सेंटर है वो कहाँ है? इज़राइली पोर्ट सिटी हाइफा में। लेकिन इज़राइल तो 1948 में बना था, लेकिन उससे पहले ही इनका जो हाइफा सिटी अब की है वहाँ पे ये रिलीजन का स्टैब्लिशमेंट बिलोंग करता है। जैसे बहुत सारी माइनॉरिटीज़ है ना, ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन में
उनके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन बहाई माइनॉरिटी के लिए संविधान में ईरान के कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है, प्लस उनके लिए कोई भी पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व्ड नहीं है। इसीलिए वो कंट्री की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे एजुकेशन हो गया है ना, हॉस्पिटल्स हो गए, इनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट इनको झेलना पड़ता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आपको समझ में आया हो। तो यही था आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।